हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और हम करेंगे आज लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का, दैट इज बैटरीज। बैटरी के साथ एक छोटा सा और टॉपिक है कोरोजन, उसको भी यहीं पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं बैटरीज की। बैटरीज क्या होती हैं? सेल का जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, अभी सेल पढ़ चुके हो ना आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हो, डिटेल में हमने पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जब हम सेल को अरेंज करते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम बैटरी कहते हैं। और बैटरी हम कहीं ना कहीं अपनी डेली यूज में बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। आपके घर का जो घड़ी है, आपकी जो क्लॉक है, जो वॉच है ना, जो क्लॉक है, जो वॉच है, जो हीयरिंग एड्स हैं, जो आपके घर में रिमोट्स हैं, एसी का रिमोट हो या चाहे टीवी का रिमोट हो, सबके अंदर बेटा वो जो छोटे छोटे आप सेल यूज करते हो, दीज आर बैटरीज। आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे तरह के सेल आपने देखे होंगे। एक बड़े वाला सेल आता था, इसे ए कहते थे, ए सेल। एक डबल ए सेल आपने देखा, एक पेंसिल सेल, ट्रिपल ए सेल आपने देखा। आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं। ऑटोमोबाइल, कार के अंदर, बाइक के अंदर, सबके अंदर क्या होती है? बैटरीज होती हैं। हम उन्हीं बैटरीज की बात करने वाले हैं आज। तो ये बैटरी क्या होती हैं? दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं। एक्चुअली जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो आप इन बैटरीज का यूज करते हैं। जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर क्या देता है? इन्वर्टर लाइट देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और उससे आपके सारे अप्लायंसेस रन होते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली ये है क्या? ये है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल्स। दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट। इनको हम अरेंज करते हैं ग्रुप में, और सेल्स को अरेंज करते हैं, तो ये बैटरी कहलाती हैं। अब जो ये बैटरी होती हैं, जब हम इन्हें डेली यूज में एज अ बैटरी हम इन सेल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो, तभी तो हम छोटे से रिमोट के अंदर इसको डाल लेते हैं, टॉय के अंदर इनको डाल लेते हैं, हीयरिंग एड्स में इनको यूज करते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ये बैटरी हो वो रिचार्जेबल हो, है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इन सभी को बातों को ध्यान में रखकर हमने क्या किया? बैटरी को कैरेक्टराइज किया। तो जो हमारी बैटरीज हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली है हमारी प्राइमरी बैटरी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी बैटरी। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, है ना, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। जो प्राइमरी बैटरी होती है, ये वो बैटरी होती है जिनको वन टाइम यूज करते हैं, वन टाइम यूज करता है। एक बार आपने यूज किया इनको, ठीक है, आप काम में लेकर आए, ये आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। थोड़े टाइम बाद इनकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी और ये काम करना बंद कर देंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उन बैटरी को थ्रो कर देते हो आप। आपकी घड़ी जब चलना बंद कर देती है, आप क्या करते हो? उसके सेल चेंज कर देते हो। तो आप इन बैटरी को चेंज करते हो और वहां पर दूसरी बैटरी लगाते हो। क्योंकि ये जो बैटरी होती हैं ये रिचार्ज नहीं होती, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। तो जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, जिनको वन टाइम हम यूज करते हैं, उन बैटरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी कहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम पढ़ेंगे ड्राई सेल, जो कि आपके पेंसिल सेल जिनको आप बोलते हो, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम घड़ी के अंदर डालते हैं, जो हम रिमोट के अंदर डालते हैं, दीज आर ड्राई सेल, पेंसिल सेल, है ना। सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे मर्करी सेल। मर्करी सेल क्या होते हैं? आपने बटन सेल का नाम सुना होगा, वो जो छोटे छोटे सेल हीयरिंग डिवाइस में यूज करते हैं हम, है ना, या फिर आप टॉयज में आजकल बहुत सारे देखते हो, रिस्ट वॉच में वही वाले सेल पड़ते हैं, बहुत छोटे वाले। दीज आर मर्करी सेल या बटन सेल। ये जो हमारे सेल होते हैं, दीज आर प्राइमरी बैटरी, ये प्राइमरी बैटरी के अंदर आते हैं। अब ये सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम यूज करेंगे, इसको हम रिचार्ज करते रहते हैं। दीज आर रिचार्जेबल, दीज आर रिचार्जेबल। रिचार्ज कैसे करते हैं हम इनको? हम इनको एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस से हम इनको जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस से हम इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं? ये क्या हो जाती हैं? फिर से ये यूज करने के लायक हो जाती हैं। दीज आर रिचार्जेबल बैटरी, है ना। इनको हम सेवरल टाइम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज किया और फिर थ्रो कर दिया, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कौन सी बैटरी आती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ये जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक डिवाइस है, आप इसे कह सकते हो। ये बैटरी को, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, दीज आर रिचार्जेबल बैटरी। इन बैटरीज को मैं अपने इस माइक के अंदर
अपने इस माइक के अंदर डालती हूँ, ठीक है, और जब ये माइक चलना बंद कर देता है तो फिर मैं इस बैटरी को इस डिवाइस के अंदर लगाती हूँ। ये डिवाइस क्या है, जस्ट एक अडेप्टर है, इसके अंदर मैं ये बैटरी डालती हूँ, फिर इसको सर्किट में लगा देती हूँ, ये फिर से रिचार्ज हो जाती हैं और फिर मैं इनको यूज़ करती हूँ। जब हम इन बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये डिस्चार्ज होती हैं, और जब हम इनको मेन करंट में लगाते हैं तो ये क्या हो रही होती हैं बेटा, रिचार्ज हो रही होती हैं, और हम इन्हें बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में कौन सी बैटरी आती है, इस कैटेगरी में एक बहुत अच्छी आपने बड़ी फेमस है जो आपको पता है, लेड स्टोरेज बैटरी। ये लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है, वही जो आपके इन्वर्टर में यूज़ होती है, आपके ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है, वो सारी क्या है, आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है। और दूसरी जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो मैं अपने कैमरे में डालती हूँ, वो सॉरी कैमरे में बोल रही हूँ, जो अपने माइक में डालती हूँ, दैट इज निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी भी हम इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की बैटरी हम पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम बैटरी वाला टॉपिक तो हम हर बार छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको ऐसा करेंगे जब एग्जाम आने वाला होगा तब रिवाइज कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, आप नीट के लिए जा रहे हो, आप जेईई मेंस के लिए जा रहे हो, आप CUET के लिए जा रहे हो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अभी आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में ही पढ़नी है ना, वन शॉट पर नहीं जाना, सिर्फ मेन चीज़ों को नहीं पढ़ना, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जब आपका टाइम कम रह जाएगा तब तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और बार बार कहती हूँ, नोट्स अपने खुद बनाइए, मैं आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में चाहे इसे चार्ट की फॉर्म में बनाइए, चाहे शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि खुद बनाए हुए नोट्स ही आपकी लाइफ में आपको काम आएंगे, किसी और के दिए हुए नोट्स से हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और जो किसी और के दिए हुए नोट से हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं छपता, हम पहले चीज़ों को समझते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में जो चीज़ हमें इजी लगती है उसे नोट करते हैं और उसे बार बार रिवाइज करते हैं। यही सही तरीका होता है आपके पढ़ने का। तो आप आज इस बैटरी वाले टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल में बेटा यहाँ पे सी छूट गया, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, और इसको साथ साथ अभी मेरे साथ करेंगे इस बैटरी वाले टॉपिक को। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, लेकिन हमें बोरिंग लगता है तो हम छोड़ देते हैं। बोरिंग नहीं लगेगा जब आप साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का, प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ड्राई सेल की बात करते हैं। लेक्लांशे सेल भी होता है, क्योंकि लेक्लांशे जो थे उन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था। तो जो ड्राई सेल है वो देखने में कुछ कुछ ऐसा लगता है, आपने अपने घर में पेंसिल सेल देखा होगा, ये वही है, वही ड्राई सेल या लेक्लांशे सेल है। इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट होता है, सेंटर में एक रॉड होती है ग्रेफाइट की, इसके चारों तरफ MnO2 और कार्बन का क्या होता है बेटा, पेस्ट होता है। और जो सबसे बाहर है, जो कंटेनर है, जो आप सेल आपने हाथ में पकड़ते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये तो वैसे निकल कैडमियम सेल है, ऐसा ही होता है पेंसिल सेल भी। तो जो ये बाहर से आपको दिख रहा है, जो ये कंटेनर है जिसमें सारी कहानी चल रही है, दैट इज अ जिंक कंटेनर इन केस ऑफ लेक्लांशे सेल। ये जिंक कंटेनर होता है, और ये जिंक कंटेनर ही बेटा एनोड का काम करता है। और इस जिंक कंटेनर, क्योंकि ये एनोड है, और ये जो ग्रेफाइट की जो रॉड है दैट बिहेव एज अ कैथोड, ये कैथोड का काम करती है। और इसके बीच में पेस्ट, इन दोनों इलेक्ट्रोड को के बीच में जो पेस्ट है वो भरा होता है NH4Cl और ZnCl2 का, राइट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक टॉप पर एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता है यहाँ पर एक छोटा सा, जो पॉजिटिव, जैसे जो आपके जो डिवाइस होती है जिसमें पॉजिटिव साइड होती है, उस पर आप ये टॉप की साइड वाला जो ये बटन है उस साइड से लगाते हो, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बनाने के लिए एज सच नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन किस लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको कई बार देखकर, पिक्चर से देखकर समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ग्रेफाइट है अंदर, है ना, और बाहर क्या, जो ये बाहर का जो जिंक का कंटेनर है दैट बिहेव्स एज एनोड। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अपनी नोटबुक में क्या नोट करना है, एक टेबल की फॉर्म में बना लो। कैथोड यहाँ पर कौन है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज अ कैथोड। एनोड क्या है, जिंक कंटेनर इज बिहेव एज अ एनोड। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड MnO2, है ना, ये रहा MnO2 और बेटा, और ये रहा NH4Cl। NH4Cl और MnO2 का जो पेस्ट है, जो मॉइस्ट पेस्ट है, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। कैथोड पर रिएक्शन लिखने के लिए आती हैं, रिएक्शन आपको याद करनी है, एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड पे, ये हर एक एक चीज आपको याद करनी है।
एक आपने एक पिन पेज निकालेंगे ना, उस पर बैटरी खत्म हो जाएगी। एक पिन पेज निकालोगे, उस पर सारी बैटरी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। एक टेबल फॉर्म में बनाइए, इधर सेल का नाम लिखिए, यहाँ पर कैथोड लिखिए, यहाँ पर एनोड लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, रिएक्शन लिखिए। एक चार्ट की फॉर्म में सारा आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में वो भी बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो एनोड पर बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो MnO2 है, MnO2 है और अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? MnOH प्लस अमोनिया गैस। मेन जो चीज है यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज होगी एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? अमोनिया गैस रिलीज होगी। अच्छा, यहाँ पर MnO2 रिड्यूस होता है। अगर आपसे पूछ ले कि रिडक्शन किसका हो रहा है, अमोनिया का, सॉरी MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। MnO2 +4 से +3 में जा रहा है बेटा, यहाँ पे +4 से +3 में जा रहा है MnO2। देखो ये -2 है, ये -1 है, ये +3 हो गया, और ये -4 +4, तो +4 से +3 में जा रहा है। याद रखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बेटे MnO2 का। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो ये जिंक +2 होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो कैथोड पर रिलीज हुई अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3 का होल 4 +2, राइट। तो दिस इज द एनोड एंड एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन ऑफ दिस ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। यहाँ पर आपको याद क्या कर रखना है, एक यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। वो आपसे पूछेगा कि ड्राई सेल ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वो लीक करने लगते हैं आपके उसमें, जैसे रिमोट में लगे होते हैं, तो सेल जब आप देखते हो खराब, आपको कैसे पता चला ये खराब? या तो चलना बंद कर देंगे, जब आप उसे खोल के देखोगे आपकी डिवाइस ऑन ही नहीं होगी जब आप प्रेस करोगे, और आप खोल के देखोगे तो वो थोड़ा सा लिक्विड सा कुछ निकल रहा होगा वहां पे, तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि जो सेल है वो क्या हो गया है? खराब हो गया है। कैसे खराब होता है? जो ये जो सेल है इसकी लॉन्ग लाइफ इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ये NH4Cl होता है ना बेटा, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो ये NH4Cl होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर, और ये कोरोड कर देता है ना, इट कोरोड द सेल। ये सेल को कोरोड कर देता है, ठीक है, जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है। और पड़ा पड़ा भी यहाँ पे कोरोड द जिंक कंटेनर लिख लो। और ऐसा नहीं है आप इसको पैकेट के अंदर रखकर छोड़ दो, अगर यूज भी नहीं कर रहे, आपने डाला भी नहीं हुआ डिवाइस के अंदर, ऐसे ही रखा रखा भी ये खराब हो जाता है, क्योंकि जो NH4Cl होता है इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसीलिए ये सेल बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, इसको इसीलिए हमने कहाँ रखा है? प्राइमरी बैटरी की कैटेगरी में रखा है। दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल या फिर लेक्लांचे सेल, जिनको आप आम भाषा में क्या कहते हैं? पेंसिल सेल कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी सेल की। सेकेंड है हमारा मरकरी सेल, या इनको बटन सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बटन जैसे छोटे छोटे सेल होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे बटन सेल होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? मरकरी सेल या बटन सेल कहते हैं। इन सेल में जो एनोड होता है वो बेटा होता है जिंक अमलगम। जिंक प्लस Hg का एनोड बनाया जाता है। कैथोड जो होता है वो होता है HgO प्लस कार्बन का, राइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH प्लस ZnO, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। रिएक्शन लिखने के लिए आती है, बार बार कह रही हूँ, रिएक्शन याद करनी है। याद करेंगे, एनोड पर जिंक अमलगम है, एनोड पर जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम प्लस 2OH नेगेटिव। जिंक का क्या हो गया? जिंक का क्या हो गया बेटे? ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +2 स्टेट में चला गया, राइट। OH नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। कैथोड किसका बना हुआ है? HgO का कैथोड बना हुआ है, तो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड, रिडक्शन हो गया। देखो ये +2 से 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया HgO का। तो आपको क्या याद रखना है? जिंक का ऑक्सीडेशन कराना है, मर्क्यूरी ऑक्साइड का आपको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है, और आपको फाइनल ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, वाटर से वाटर कैंसिल हो गए, और हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गए। ये आपको फाइनल रिएक्शन मिली। ये लगभग 1.35 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जो ये सेल होता है ये 1.35 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या रखनी है याद? ये एक लो करंट डिवाइस होता है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो टॉयज होते हैं, है ना, जो हीयरिंग एड्स होते हैं, जो आपकी वॉचेस होती हैं, उनके अंदर इसको हम लगाते हैं, उसके अंदर लगाया जाता है। लो करंट डिवाइस होती हैं। वोल्टेज इसकी क्या बताई मैंने आपको? अराउंड 1.35 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि इसका जो सेल पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में बेटा ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया है कि मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और क्यों होता है? सेल पोटेंशियल इसका कांस्टेंट होता है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि इस रिएक्शन में, ये जो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन लिखी है, इसके अंदर कहीं भी किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब आयन की जो ओवरऑल रिएक्शन है उसके अंदर जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी तो बेटा वोल्टेज भी क्या होगी? इसकी कांस्टेंट होगी। तो सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया है जो ड्राई सेल या लेक्लांशे सेल है, उसमें एक चीज बताना भूल गई कि वो 1.5 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो जो आपका लेक्लांशे सेल था या ड्राई सेल था वह 1.5 वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आपका मरकरी सेल है क्योंकि ये लो करंट डिवाइस है ये 1.35 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। राइट, तो ये हमारी बात किसकी करी हमने की प्राइमरी बैटरीज की बात। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी जैसे मैं भी पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? रिचार्ज कर सकते हैं, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी वो थी जो उनको 1 टाइम यूज किया जाता था, वो फिर बेकार हो जाती है, रिएक्शन रुक जाती है, आप उनको थ्रो करके बैटरीज को चेंज करते हो। बट इन दिस केस आप बैटरी को बार बार यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। पहला एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके इन्वर्टर्स में होती है, आपके ऑटोमोबाइल में होती है, स्कूटर में, आपकी बाइक में, आपकी कार में, इन सब के अंदर जो बैटरी होती है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ये बैटरी क्या होती है? इसमें 2 तरह की रिएक्शन होती रहती है, एक रिएक्शन डिस्चार्जिंग एंड एक रिएक्शन होती है रिचार्जिंग। डिस्चार्जिंग जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, बैटरी को आप कब यूज करते हो? जैसे लाइट चली जाती है, इन्वर्टर आप यूज कर रहे होते हो, अब इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे घर में आ रही है, आपके सारे अप्लायंसेस जो रन कर रहे हैं वो इन्वर्टर की लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे हैं। तो इस टाइम आपका जो इन्वर्टर है वो यूज हो रहा है, आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो यूज हो रही है। यानी कि जब वो यूज हो रही है तो क्या हो रही है बेटा? वो डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है व्हेन सेल इज इन यूज, व्हेन बैटरी इज इन यूज। और जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तब वो क्या करती है? तब आप इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ रही होती है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो क्या करता है? अपनी केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। उस टाइम क्या हो रहा है? उस टाइम आपका जो इन्वर्टर है, आपकी जो बैटरी है वो रिचार्ज हो रही है बाद में काम करने के लिए। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर होती है, रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, वो क्या होती है? रिचार्ज होती है। जैसे आपका जो ऑटोमोबाइल होता है, जब आप उसको स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत है, तो वहां पर बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है और आप उसे चलाने लगते हो, तो जो उसकी ड्राइवन फोर्स है उससे आपकी जो बैटरी है जो स्टार्ट करते हुए डिस्चार्ज हुई थी अब रिचार्ज होने लगती है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर चलते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम 2 तरह की इक्वेशन पढ़ेंगे, एक रिचार्जिंग की, एक डिस्चार्जिंग की। उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एनोड कौन है। बेटा एनोड यहाँ पर लेड को एनोड के रूप में लिया जाता है और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है। लेड के और लेड ऑक्साइड की प्लेट्स को हम अल्टरनेट फॉर्म में लगाते हैं, कैथोड और एनोड की जो आपकी प्लेट्स होती हैं, और इस तरह से इस बैटरी को या सेल को बनाया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है 38% बाई मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बाई मास है कि बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर 38% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। डिस्चार्जिंग, जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, व्हेन बैटरी इज इन, व्हेन सेल इज इन यूज, बैटरी या सेल क्या है? यूज में है, तब वो क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज हो रहा होगा। यानी कि केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा? इस टाइम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो एनोड पर जो लेड है
आपको पता है एनोड लेड से बना हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो लेड लेड+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लेड सल्फेट आयन जो H2SO4 से इसको मिले हैं कन्वर्ट होकर PbSO4 सॉलिड बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करता है। उसके बाद कैथोड बना हुआ है हमारा लेड ऑक्साइड का, ये H आयन और सल्फेट आयन के साथ मिलकर ये भी PbSO4 बना देगा और वाटर बनाएगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो लेड और लेड ऑक्साइड H2SO4 के साथ मिलकर PbSO4 और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब डिस्चार्जिंग हो रही है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हुआ बेटा, H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, H2SO4 विल कंज्यूम होगा। ठीक है, H2SO4 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो H2SO4 की जो डेंसिटी है बेटा, जो डेंसिटी H2SO4 की वो डिक्रीज हो रही है। और जो ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वाटर क्या कर रहा है, H2O क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, डाइल्यूटेड दिस H2SO4। आप डेंसिटी को देखकर, आप H2SO4 की डेंसिटी को देखकर बैटरी की कंडीशन का पता लगा सकते हो कि उसमें वाटर डालने की रिक्वायरमेंट है या H2SO4 डालने की रिक्वायरमेंट है। आपको पता होगा कि इन्वर्टर की बैटरीज में वाटर भी डाला जाता है, तो वो H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए ही यूज करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, H2SO4 क्या हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। साथ ही जो लेड सल्फेट बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा, ये बेटा ये पार्शियली डिपोजिट हो जाता है, पार्शियली डिपोजिटेड ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या हो सकता है, ये पार्शियली डिपोजिट हो जाता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई ये हुई हमारी डिस्चार्जिंग की, यानी कि जब बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले रहे हो, राइट। उसके बाद जब आप सेल इज नॉट इन यूज, जब आप बैटरी का यूज नहीं कर रहे हो तो बेटा ये रिचार्ज होती है। रिचार्ज करने के लिए आप क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो उसको, प्रोवाइडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिएक्शन भी यहाँ पर बेटा अपोजिट होती है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगता है। और आपको क्या करना है, अब आप कहोगे मैम दो इक्वेशन याद करनी पड़ेंगी, डिस्चार्जिंग की भी और रिचार्जिंग की। आपको सिर्फ डिस्चार्जिंग की रिएक्शन याद करनी है। रिचार्जिंग की रिएक्शन डिस्चार्जिंग की रिएक्शन के उल्टा होगी, यानी कि जो रिएक्शन एनोड पर हो रही थी वो यहाँ पर कैथोड पर होगी, ठीक है, और जो यहाँ पर कैथोड पर हो रही होगी वो एनोड पर होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे, जो रिएक्टेंट था पहले वो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन जाएगा। देखिए कैसे, एनोड की रिएक्शन यहाँ पर थी, लेड और सल्फेट मिलकर PbSO4 बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कैथोड पर ये रिएक्शन चलेगी, लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेकर लेड और सल्फेट बना रहा है। बेटा हो रहा, देखो ये बात हमेशा याद रखनी है, रिचार्जिंग की रिएक्शन हो या डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। आप देखो कैथोड पर बेटा रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा एनोड की रिएक्शन को कैथोड पर लिख दो, लेकिन आपको उल्टा करके लिखना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की साइड, तभी तो आपका रिडक्शन की प्रोसेस आएगी। और ये देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर बेटा PbSO4, ये जो आपका यहाँ पर +2 था, +2 था, और ये आपका PbSO4 जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये -2 है, ये +2 है, और ये +2 है, और ये -2 है। हाँ ठीक है, यहाँ पर एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं भी तो कहूँ कि क्या गलती कर दी बेटा, PbO2 है, ये PbO2 है, ये आप ठीक कर लेना। मैं भी तो कहूँ ये चक्कर क्या हो रहा है, +4 से ये +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये PbO2 है, यस, +2 से +4 जा रहा है। देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, कैथोड PbO2 का, लेड ऑक्साइड में बोल रही थी, लेड ऑक्साइड इज PbO2, PbO2 का बना होता है। लेड यहाँ पर कौन सी स्टेट में, +4 स्टेट में, +2 में नहीं है, +4 में, ठीक है, +4 स्टेट में, याद रखेंगे। ये मुझसे गलती हो गई थी, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब रिचार्जिंग की, अगर मैं रिचार्जिंग के मेन पॉइंट की बात करूं, रिचार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो रिचार्जिंग में क्या हो रहा है, रिचार्जिंग में बेटा देखो H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है,
H2SO4 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और कंज्यूम क्या हो रहा है, PbSO4 कंज्यूम हो रहा है, PbSO4 कंज्यूम हो रहा है, H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और फाइनल जो हमारी रिएक्शन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और पूछी जाती है आपसे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी गई है कि n फैक्टर ऑफ H2SO4 इन दिस लेड स्टोरेज बैटरी। n फैक्टर क्या होता है कि H2SO4 क्या भाई कितना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, आप ये देखोगे उस पर कितना चार्ज का एक्सचेंज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए या दिए हैं, है ना, वही तो उसका n फैक्टर होता है। लेकिन जब आप दोनों रिएक्शन को देख रहे हो तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि H2SO4 रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, केवल और केवल ओनली लेड विल बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। H2SO4 का कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता, इसीलिए n फैक्टर बेटा H2SO4 का 0 है लेड स्टोरेज बैटरी की इन रिएक्शंस में। तो इट इज ऑल अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद हम इसकी करेंगे निकिल कैडमियम बैटरी की। इसको निकिल कैडमियम सेल कहते हैं, निकिल कैडमियम रिचार्जेबल सेल कहते हैं, निकैड सेल भी कहते हैं, जैसे निकिल और कैडमियम से मिलकर बना है निकैड सेल। बिल्कुल ये बच्चा ये भी सेकेंडरी बैटरी ही है, यानी कि इसे आप रिचार्ज कर सकते हो, बहुत बार यूज कर सकते हो। और इस बैटरी की खासियत ये है कि इस बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जो इलेक्ट्रोलाइट पर, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए और उसकी लाइफ को कम कर दे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चलती हैं ये वाली बैटरी, और इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रिक वॉचेस में कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वॉचेस में यूज़ की जाती हैं ये, और कैलकुलेटर्स में यूज़ की जाती हैं, एंड कैलकुलेटर्स में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस बैटरीज हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे पास जो ये जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जो ये मेरा माइक है जिससे आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, इसके अंदर भी मैंने निकिल कैडमियम बैटरी डाली हुई है, दैट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो एनोड है वो कैडमियम का बना हुआ है, नाम ही निकिल कैडमियम है, तो निकिल का हमारे पास निकिल जो होगा वो कैथोड पर है, और एनोड हमारा किसका बना हुआ है, कैडमियम का। कैथोड निकिल ऑक्साइड का बना हुआ है, जहां पर निकिल +4 कंडीशन में है, राइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में निकिल ऑक्साइड और कैडमियम की जो स्ट्रिप्स हैं वो डिप्ड रहती हैं। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड क्योंकि कैडमियम का बना हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैडमियम 0 से +2 स्टेज में जा रहा है, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा OH आयन के साथ रिएक्ट करके। OH आयन कहाँ से आएगा, इस KOH से आएगा। और जो निकिल ऑक्साइड है बेटा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये +4 स्टेट में है, यहाँ पर ये +2 स्टेट में चला जाएगा, तो निकिल ऑक्साइड निकिल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन हमारी, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ये जो ओवरऑल वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो होती है लगभग 1.4 वोल्ट, और ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। देखिए हमारे सिलेबस में अगर मैं सेकेंडरी बैटरीज की बात करूं, रिचार्जेबल बैटरीज की बात करूं, तो एक तो लेड स्टोरेज बैटरी दी हुई है, और एक ये निकिल कैडमियम बैटरी दी हुई है, निकिल कैडमियम सेल दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और सेल बता देती हूँ जो इसी कैटेगरी में आता है, थर्ड वन, दैट इज लिथियम। ये आप जानते हैं, मतलब इट इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन एक्चुअली। लिथियम आयन बैटरी सुना होगा आपने, कहाँ होती है लिथियम आयन बैटरी, बिल्कुल आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर बोल रही हूँ, आपके लैपटॉप में, आपके फोन में जो बैटरी होती है दैट इज लिथियम आयन बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, और इसके सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक होने के वजह से ये मोस्ट पॉपुलर बैटरी है आजकल। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर हम लिथियम आयन बैटरी को यूज करते हैं। बेटा इसके अंदर जो हमारा कैथोड होता है, जो हमारा एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है। तो ये
और लिथियम पर क्लोरेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सब बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि लिथियम आयन बैटरी जो आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में प्रेजेंट है, सेकेंडरी बैटरी है और बेटा रिचार्जेबल बैटरी है, और सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होने के कारण सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैटरी ये होती है। तो इस तरह से हमने बैटरीज के बारे में पढ़ा, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक और सेल हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है, जो आज के हमारे जो मॉडर्न जो हमारी लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज फ्यूल सेल, है ना। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। देखिए फ्यूल सेल क्या होते हैं, दीज आर गैल्वेनिक सेल, दीज आर ऑल्सो गैल्वेनिक सेल, ओके। क्या होता है, लेकिन ये क्या स्पेशल होता है इनमें, ये वो गैल्वेनिक सेल होते हैं जहां पर जो कंबशन एनर्जी है, जब हम फ्यूल को जलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, मीथेन को, है ना, मीथेन को, मिथाइल अल्कोहल को, तो ये जो फ्यूल्स हैं जब उनका कंबशन किया जाता है उससे निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दें तो फ्यूल सेल बन जाएंगे। तो फ्यूल सेल वो गैल्वेनिक सेल है जहां पर कंबशन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, दीज आर गैल्वेनिक सेल वेयर combustion energy convert into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंबशन एनर्जी बहुत सारी, बहुत हाई एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। तो ये वाले जो सेल होते हैं, जो फ्यूल सेल होते हैं, ये हाईली एफिशिएंट सेल होते हैं कंपैरेटिव टू जो कन्वेंशनल सेल है, उनके कंपैरिजन में 75 to 80% इनकी एफिशिएंसी होती है। तो जो फ्यूल सेल है वो जो सबसे पहले बनाया गया वो एक साइंटिस्ट थे बेकन, उन्होंने बनाया था, इसी के नाम पर इनको बेकन सेल भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम, जो इन्वेंटर है उनका नाम था बेकन। लेट मी चेक दिस स्पेलिंग, BACON, यस। इनको बेकन सेल भी कहा जाता है। और बेकन सेल जो बनाया गया था, जो बेकन ने जो सेल बनाया था, उसमें जो फ्यूल यूज किया था वो कौन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसने यूज किया। फ्यूल यूज किया उसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और उसने क्या किया, इस गैल्वेनिक सेल में उसने जो कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और इसका यूज किया, बेकन सेल का यूज कहां पे हुआ था, अपोलो स्पेस मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो जो ये बेकन सेल था उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था, अपोलो स्पेस मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्या था उस सेल के अंदर, जो उसमें इलेक्ट्रोड थे बेटा, वो पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड थे। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया, देखो पोरस कार्बन के ये जो इलेक्ट्रोड लिए उसने, कैथोड और एनोड दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड दोनों ही कार्बन के हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों छड़ों को, इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। KOH का एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं या NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर क्या किया गया, बबल किया गया, पंप किया गया इन दिस, ये जो सेटअप है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड, तो बेटा पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इनको डिप किया गया दैट इज अ KOH सॉल्यूशन या एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हुआ। रिएक्शन क्या होती है, एनोड के ऊपर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, इसका हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट से, वाटर बना लेगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और कैथोड पर जो ये ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो जाएगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव बना देगी। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो 2H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, वाटर बना रही है। क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो जो यहाँ पर वाटर बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया है एस्ट्रोनॉट ने। एस्ट्रोनॉट ने किस चीज में यूज किया इसको, ड्रिंकिंग पर्पस में इसको, इस वाटर को यूज किया गया। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर डाली गई, बबल करी गई इस जो आपने जो सेटअप लगाया था इसके अंदर, और जो बाई प्रोडक्ट बना, जो H2O बना, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई, साथ में जो वाटर बना वो भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया गया एस्ट्रोनॉट के द्वारा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इसके क्या थे, इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे हमारे इस फ्यूल सेल के। देखिए जो ये फ्यूल सेल है
ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ ही ये काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है। जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसके अंदर डालते रहेंगे, इसमें भेजते रहेंगे, तब तक ये काम करता रहेगा। इसलिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये पॉल्यूशन फ्री है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बनता, कुछ भी ऐसा यूज भी नहीं होता। भाई हाइड्रोजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, पॉल्यूशन नहीं करते। वाटर बन रहा है, पॉल्यूशन नहीं करता। तो ये पॉल्यूशन फ्री जो होता है इसका जो जो इसका एडवांटेज है क्या है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है इसकी। दूसरा, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। मैंने भी बताया भी आपको, जब तक आप इससे काम लेना चाहें आप तब तक ले सकते हैं। हाई एफिशिएंसी होती है, 75% ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, मोर देन 75% देन कन्वेंशनल सेल। तो इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। और तीसरा, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बेटा कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये तीनों एडवांटेज होते हैं फ्यूल सेल के। ये हो गए एडवांटेजेस, ये फ्यूल सेल के एडवांटेजेस हो गए। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसको बेकन ने इन्वेंट किया था, जिसमें उसने फ्यूल यूज किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको यूज किया गया था अपोलो स्पेस मिशन के अंदर। तो ये हमारा हुआ फ्यूल सेल। आई थिंक आपको बैटरी, फ्यूल सेल, बैटरी में प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फ्यूल सेल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा कोरोजन, उसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और अपने चैप्टर को करेंगे बिल्कुल यहाँ पर खत्म। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम कोरोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन, और छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो कोरोजन, रस्टिंग, ये सब आपने पहले पढ़ा है क्लास 10th में। तो कोरोजन क्या होता है, ये बेटा डिट्योरेशन ऑफ मेटल होता है। मेटल धीरे धीरे डिट्योरेट होती है। मेटल जैसे यहाँ पे कोई पाइप है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है ना। रिएक्ट करने के बाद ये कैसी हो जाती है, फ्लेकी सी हो जाती है, हवा आती है, ऊपर वाली लेयर उड़ जाती है। अब जो उससे नीचे वाली लेयर, अब वो कांटेक्ट में आती है, फिर वो भी फ्लेक्ड लेयर उसमें पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, वो पाउडर फिर हट जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे हर एक लेयर मेटल की हटती चली जाती है, यानी कि मेटल का डिट्योरेशन होता जाता है। तो डिट्योरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो सकती है, सल्फर के साथ रिएक्शन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो सकती है, और मॉइस्चर तो चाहिए ही। तो इन कंडीशंस में क्या होता है बेटा, मेटल का डिट्योरेशन हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। 10th में हमने कोरोजन पढ़ा है। कोरोजन में हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई आयरन में रस्टिंग हो जाती है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है। हमने पढ़ा जो सिल्वर है हमारा, वो ब्लैक कलर का हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जो हमारे कॉपर के बर्तन होते थे पहले टाइम में, वो ग्रीन से कलर के हो जाते थे, क्योंकि कॉपर के ऊपर बेटा, कॉपर के ऊपर क्या हो जाता था, एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती थी कॉपर कार्बोनेट की। तो इस तरह से इन सब मेटल का क्या हो जाता था, डिट्योरेशन हो जाता था। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट से समझें, उससे इसको एक्सप्लेन करें, तो एक तो ये स्लो प्रोसेस है। ये अब जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि जो कोरोजन होता है बहुत सालों तक धीरे धीरे चलता रहता है, बहुत धीमी प्रोसेस होती है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। हाँ जी, कोरोजन के अंदर भी एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये सब चीजें होती हैं। देखिए जो एनोड होता है, अगर मैं रस्टिंग की बात करूं तो कोई आयरन का टुकड़ा है, कोई आयरन का टुकड़ा है, कोई रॉड है, कोई बार है, कोई यूटेंसिल है, कोई आयरन का सामान है, तो उसके अंदर बेटा इंप्योरिटी तो होंगी, प्योर आयरन का थोड़े बनाते हैं, उसमें इंप्योरिटीज भी होंगी, कहीं पे क्रैक्स भी आए हुए होंगे, कट लगे हुए होंगे यहाँ पे। तो वहीं पे ही जहाँ पर कट लगा होता है वहीं पे ही वो आज उसकी पॉलिश हट गई, अब वो आ गया कांटेक्ट में, किसके, ऑक्सीजन के, मॉइस्चर के, और वहीं पे ही ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो एनोड है, जो प्योर आयरन है, वो तो यहाँ पर एनोड का काम करती है, और जो इम्प्योरिटीज हैं, जो वहाँ पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, वो कैथोड का काम करती हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन बनाता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर है, बारिश भी पड़ रही है उसके ऊपर, मॉइस्चर भी है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस मॉइस्चर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है ना, तो जो ये सॉल्यूशन बना, मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन बना, दैट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइसिस का आप ये कह सकते हो, यहाँ पर एक रेडॉक्स
कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और इस रिएक्शन में जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन जो 0 है वो +2 स्टेट में चला जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कैथोड पर जो ये ऑक्सीजन है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का एच आयन लिया मैंने, आयरन +2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, आयरन +2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। तो अब ये जो आयरन है, जो ये Fe+2 है, अब ये Fe+2 कहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा, Fe+2 सरफेस पर आकर ये इसका फिर फर्दर क्या हो जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, ठीक है। अब ये Fe+3 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड Fe2O3 इंटू XH2O बना देता है, ठीक है। ये जो Fe है, जो आयरन है, ये क्या होता है बेटा, ये Fe2O3 में कन्वर्ट होता है, Fe+2 आयरन +3 में कन्वर्ट होता है और ये वाटर के साथ मिलकर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देता है फेरिक ऑक्साइड का, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यही है हमारा रस्ट। इसी को हम रस्ट कहते हैं। जो ब्राउन कलर की जो फ्लेकी सी जो लेयर आ जाती है ना, आयरन के बर्तनों के ऊपर जो कोटिंग आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर होती है। आयरन यहाँ पर +3 स्टेट में होता है, आयरन यहाँ पर +3 स्टेट में होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो कोरोजन हो गया, जो ये रस्टिंग हो गई, इसकी प्रिवेंशन की भी बहुत सारी टेक्निक है। तो प्रिवेंशन को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा है हमारा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, और चौथा है यूज ऑफ एंटी कोरोसिव एंटी रस्ट सॉल्यूशन। बैरियर प्रोटेक्शन तो आपको पता है, सिंपल सा 10th में पढ़ा है, पेंटिंग कर दो, उसके ऊपर पेंट लगा दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, मतलब उसका जो कांटेक्ट है, उस जो आयरन का जो हमारा पाइप है, अगर हमारे पास कोई पाइप पड़ा हुआ, अगर हम उस पर ऑयल लगा देंगे तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसके कांटेक्ट को हमें ब्रेक करना है। अगर उसे मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलनी चाहिए, अगर एक भी चीज मिल रही है तो भी वहां पर रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग के लिए आपको याद हो क्लास 10th में एक एक्टिविटी भी थी, इस तरह से एक एक्टिविटी बनी हुई थी, वहां पे 3 टेस्ट ट्यूब लेते थे हम, यहाँ पे नेल डालते थे, है ना, वो वाली एक्टिविटी थी। उसमें था कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही जरूरी हैं, दोनों जरूरी कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन है। और आयरन भी हमारा इम्प्योर स्टेट में होना चाहिए, फुल्ली प्योर जो आयरन होगा वहां पर भी क्या है, ये रस्टिंग का फिनोमेना नहीं होगा। तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, और एक तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। पहले टाइम में कुछ चीजें आती थी, चेयर्स वगैरह आती थी, उनके जो हैंडल थे वो होते तो आयरन के पाइप से, लेकिन उनके ऊपर ना एक शाइनी सी लेयर होती है जिसे कहते थे क्रोम की पॉलिश बोलते थे, क्रोम की प्लेटिंग कहते थे। तो वही निकल क्रोमियम की उसके ऊपर लेयर लगा दी जाती थी। कांटेक्ट खत्म करना है, बेसिकली क्या है, कांटेक्ट खत्म करना है ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का आयरन के टुकड़े के साथ, ठीक है। तो वो हम ये सब करते तो ये बैरियर, रास्ते में रास्ता लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, तो इसे कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। अगला हमारा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। पढ़ा है ये भी आपने, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में, जो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, एक्चुअली पहले सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का बताती हूँ। कोई मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे अगर हम, तो क्या होगा, अब जो रिएक्टिव जो मेटल है वो आयरन के कंपैरिजन में खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी कि अपना सेक्रीफाइस कर देगी, आयरन से पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, खुद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में चली जाएगी, आयरन को बचा लेगी। तो इसे ही कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अपना सेक्रीफाइस कर दिया मेटल ने। और इसमें बहुत अच्छा है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चलाती रहती है और आयरन बच जाता है और रस्टिंग नहीं हो पाती। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ एग्जांपल ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एक और प्रोटेक्शन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस ही हो रहा है यहाँ पर भी, इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो यूज किया जाता है वो अधिकतर वहां किया जाता है जहां पर हम आयरन के पाइप, वाटर टैंक वगैरह जो बनाते हैं, जहां पर हम पानी स्टोर करते हैं, जो वाटर टैंक बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप्स होते हैं, ये याद रखेंगे, अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। उनमें हमें क्या करना पड़ता है बेटा,
वहाँ पर ऑयलिंग ग्रीजिंग तो चलेगी नहीं, क्रोम की पॉलिश भी चलेगी नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आयरन के पाइप के साथ ही, जैसे आयरन का जो टैंक है उसके साथ ही एक, जैसे मान लो ये आयरन का टैंक बना हुआ है, पानी का वाटर टैंक अंडरग्राउंड, इसी के साथ ही एक मैग्नीशियम का हमने वो लगा दिया, एक एक्टिव मेटल लगा दी। वहाँ पे मैग्नीशियम हो सकती है, जिंक भी ले सकते हैं, एक एक्टिव मेटल लगा दी। तो जो ये एक्टिव मेटल है इट एक्ट्स एज अ एनोड, और जो ये आयरन का जो टैंक है इट एक्ट्स एज ए कैथोड। तो आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, जो दूसरी रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, और जो आयरन है वो बच जाता है। और यहाँ पर कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि आयरन बिहेव्स एज अ कैथोड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन कहलाता है। जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप है उनको सेव करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। लास्ट है यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कुछ क्रोमेट और फॉस्फेट होते हैं, उनके जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट एंड फॉस्फेट को ना स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि वहां पर रस्टिंग नहीं हो पाती। इनको हम क्या कहते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कोरोजन का प्रिवेंशन कर सकते हैं, रस्टिंग का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इस पर से क्वेश्चन बेटा बनता है। तो आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। देखो मैं आपको हर एक टॉपिक पूरा डिटेल में करा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है अपने सारे एग्जाम के लिए। तो हमें कुछ ऐसे सरफेस से नहीं पढ़ना है, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को समझना है। तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है अपनी एनसीईआरटी का, अपने सिलेबस का, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो 95 से ऊपर नंबर लेकर आएंगे, है ना। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और अगला टॉपिक हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।